हम लोग संवैधानिक विकास में 2 पार्ट ला चुके हैं, हम लोग तीसरा पार्ट ये हम लोग का शुरू कर रहे हैं। 2 पार्ट इसके पहले मैंने कंप्लीट करा दिया है, उसमें मैंने 10-10 क्वेश्चन लिए हैं। आगे हम लोग इसमें क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था, ठीक है? तो इसका कुछ विकल्प दिया है जैसे 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950, 31 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। इसमें उत्तर जो होगा ना वो आपका होगा ए यानी 28 जनवरी 1950। तो हम ये कहेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन हुआ था वो कब हुआ था 28 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ सर्वोच्च न्यायालय की इसमें बात आ रही है तो हम लोग सर्वोच्च न्यायालय की बात इसमें थोड़ा सा जान लें कि भारत में जो सबसे शीर्ष न्यायालय होता है वो होता है आपका सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद जो स्टेट के न्यायालय होते हैं जिनको हम लोग हाई कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। वो हो गया आपका। तो इसमें क्या है कि आपका हो गया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के अधीन हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के अधीन जो है अधीनस्थ न्यायालय जो है कार्य करते हैं। अधीनस्थ अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। तो ये अधीनस्थ न्यायालय हो गए। इनको हम लोग जिला न्यायालय भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि भारत में किस तरह की न्याय व्यवस्था है तो भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है वो एकीकृत न्याय व्यवस्था है। लेकिन अगर अमेरिका में हम देखेंगे तो वहाँ पे द्वैध व्यवस्था है। यानी अमेरिका की अगर हम बात करेंगे तो अमेरिका में ये क्या है, दो तरीके की व्यवस्था है, एक केंद्र में अलग है और दूसरा जो है हमारा स्टेट में अलग है, ठीक है। लेकिन भारत में क्या है, इस तरीके की न्यायिक व्यवस्था नहीं है। पूरे भारत में जो है एक ही न्यायिक व्यवस्था है, एक ही तरीके से कार्य करती है, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग को और क्या पॉइंट है जो हम लोग के एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकता है तो एक पॉइंट इसमें ये कहता है कि न्यायालय की ये जो एकल व्यवस्था है, यानी भारत में जो न्यायालय की एकल व्यवस्था को अ, एक तरीके से लागू किया गया था। तो ये किसके तहत लागू किया गया था, तो ये व्यवस्था जो है वो भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है से ही इसको जो है लिया गया है। किससे लिया गया है, भारत सरकार 1935 से ही इसको लिया गया है एकल न्यायिक व्यवस्था को, ठीक है। अ, अब इसमें अगर हम क्या कहें कि और क्या इसमें पॉइंट जो है हम लोग को एग्जाम के पॉइंट से जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो एक पॉइंट और इसमें आ रहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान में वो किस आर्टिकल के तहत इसका उल्लेख किया गया है। तो आप देखेंगे कि संविधान जब आप देखेंगे तो उसमें ये आर्टिकल जो है 124 से लेके आपका 147 तक का जो है इसका संविधान सर्वोच्च न्यायालय का जो है इसके संगठन के बारे में, ठीक है। इसकी स्वतंत्रता क्या है, इसके न्याय क्षेत्र क्या है, इसकी शक्तियाँ क्या है और इसके कार्य करने की प्रक्रिया क्या होती है। तो इन सब के बारे में हमारा उल्लेख जो है अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के बीच में किया गया है। चलिए ठीक है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर हम बात करें कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो हम देखेंगे कि ये संख्या कितनी है, 34 है। और ये कब ऐसा किया गया था, तो ये 2019 में किया गया था। कब किया गया था, 2019 में। इसमें क्या है कि ये इसको हम कहते हैं 33+1 बताते हैं। इसमें 33 जो होते हैं न्यायाधीश होते हैं और एक जो होता है इसमें मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है। तो ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित इतना रहा। बाकी इसके और भी बहुत ज्यादा आयाम है जिनको हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान तैयार होने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका उत्तर देने से पहले इसमें 4 विकल्प दिए हैं जिसको हम देख लें। गोपाल स्वामी अयंगर, B.R. अम्बेडकर, B.N. राव और K.M. मुंशी। तो इसका उत्तर आपका होगा सी यानी B.N. राव, B.N. राव। अगर इनकी बात करें कि इनका B.N. आप लोग हर किताबों में B.N. राव ही पढ़ेंगे, लेकिन इनका जो पूरा नाम है वो नाम है बेनिगल नरसिम्हा राव। बेनिगल बेनिगल नरसिम्हा नरसिम्हा राव, इनका पूरा नाम है बेनिगल नरसिम्हा राव। अब ये इनको संवैधानिक ये जो है हमारे संवैधानिक सलाहकार रहे हैं और इनके बारे में बात की जाती है कि ये जो है एक भारतीय प्रशासक सेवा के अधिकारी रहे हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो है ये न्यायाधीश भी रहे हैं। ये क्या रहे हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं और क्या रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इन्होंने क्या किया है, न्यायाधीश की भूमिका में इन्होंने कार्य किया है, ठीक है। इसके अलावा और इसमें हम लोग क्या जान सकते हैं कि जो संविधान सभा था, संविधान को तैयार करने के दौरान सभा का, यानी संविधान सभा की अगर हम बात करें तो आप लोग को पता है कि अस्थायी अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद हो गए, अस्थायी अध्यक्ष जो है वो सच्चिदानंद हो गए, ठीक है।
इसी तरीके से आता है संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन है। तो उपाध्यक्ष में जो है दो लोगों का नाम आता है। एक आता है एच सी मुखर्जी का नाम, और दूसरा जो आता है वो नाम है बी टी कृष्णा कृष्णामाचारी। ठीक है, तो ये दो जो है संविधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं। तो इनको भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे पढ़ेंगे कि अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के जो है प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। ठीक है, तो इसमें 5 दिया है, 7 दिया है, 3 दिया है, 10 दिया है। इसका जो उत्तर होगा वो होगा हमारा बी, यानी प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थी। कितनी थी, 7 थी। तो ये जो है 7 कौन कौन से थे, इनके बारे में भी आप लोग अगर जान ले तो बहुत अच्छा रहेगा कि संविधान सभा की जो प्रारूप समिति बनी थी इसके जो है कौन कौन रहे हैं। तो उसमें मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा, अगर आप चाहें तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, वो कौन कौन से लोग थे उनके बारे में जैसे मैं पहला नाम बताऊं आपको कि प्रारूप समिति के जो पहले थे, जिनको हम अध्यक्ष कहेंगे, कि जो प्रारूप समिति बनी थी इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था पहला बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ये जो थे क्या थे, ये इस समिति के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, यानी जो 7 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई थी जिसको प्रारूप समिति कहा जाता है, इस कमेटी के ये क्या थे, एक अध्यक्ष थे। तो यही जो इस समिति को क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे एक तरीके से। अगला इसमें जो नाम आता है वो आता है गोपाल स्वामी आयंगर। मैं यहाँ से क्रम से लिख देता हूँ, बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, अगला है जो गोपाल गोपाल स्वामी आयंगर। ठीक, तीसरा अगर हम बात करें इसमें, तो तीसरा जो है नाम आता है डॉक्टर के एम मुंशी। इसी तरीके से आता है चौथा नाम, वो है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, तो 4 यहाँ पे हो गए, और फिर मैं आगे लिख रहा हूँ पांचवा यहाँ पे। तो पांचवा अगर हम बात करें तो इसमें थे एक मोहम्मद सादुल्ला करके, मोहम्मद मोहम्मद ये नहीं रहेगा, मोहम्मद सादुल्ला, सादुल्ला मोहम्मद सादुल्ला, ये पांचवें मेंबर रहे हैं। छठवें की अगर बात करें कौन थे, तो इसमें एक थे जो शुरुआती में जिनको रखा गया था, तो वो थे क्या, बी एल मित्र थे। लेकिन इनकी जगह जो है, बी एल मित्र की जगह किसको रख दिया गया था, एन माधव राव को रख दिया गया था। तो हम नाम रखेंगे क्या, माधव राव। ये किसकी जगह पे थे, तो ये जो थे ये बी एल एक मित्र, बी सॉरी बी एल मित्र, इनकी जो है ये इन्होंने क्या किया था, त्याग पत्र दे दिया था। तो इनकी जगह जो है एन माधव राव को रखा गया था। इसी तरीके से एक आते हैं टीटी कृष्णमाचारी। अगर मैं सातवें की बात करूं, चलिए इतना मैं मिटा के फिर सातवां लिखता हूँ। सातवां जो थे उनका नाम था टीटी कृष्णामाचारी। टीटी कृष्णामाचारी जो थे, अभी मैंने यहाँ पे आपको नाम बताया था कि सातवां जो थे वो टी टी कृष्णामाचारी। ठीक है, तो ये 7वें मेंबर रहे थे, लेकिन इनको क्या किया गया था, डीपी खेतान की जगह रखा गया था। किसकी जगह, डीपी खेतान की जगह। हुआ क्या था कि 1948 में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। डीपी खेतान की क्या हो गई थी, 1948 में मृत्यु हो गई थी। तो ये हमारे टोटल 7 मेंबर रहे हैं। एक बार मैं दोबारा रिवीजन करा देता हूँ आपका। एक थे पहले जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दूसरे की बात करें तो गोपाल स्वामी आयंगर थे। तीसरे की बात करें तो के एम मुंशी थे। चौथे की बात करें तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। पांचवें की बात करें तो मोहम्मद सादुल्ला थे। और सातवें जो थे वो थे बी एल मित्र, लेकिन उनको उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, इसलिए उनकी जगह जो है एन माधव राव को जो है रखा गया था। ठीक है, इसी तरीके से जो सातवें थे उनका नाम था डीपी खेतान, लेकिन डीपी खेतान की 1948 में मृत्यु हो गई थी, तो उसकी जगह उनको टीटी कृष्णामाचारी को जो है अगला जो है मेंबर बनाया गया था। तो ये हमारे प्रारूप समिति के क्या है, मेंबर रहे हैं 7। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका कभी भी इनसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे या नहीं थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो है हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान की जो प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी। अब मैंने आपको यहीं पे बता दिया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो
वो बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे कि प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी। तो अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं थोड़ा सा कि जितनी भी समितियां बनी हैं संविधान सभा में, तो कुल मिला के कितनी समितियां रही हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इसमें 8 बड़ी समितियां थी। ठीक है, मैं आठों का नाम यहाँ पे आपको बताऊंगा। 8 बड़ी समितियां थी और इसके अलावा कुछ अन्य समितियां थी। तो इन अन्य में जो संख्या आती है वो 13 आती है। तो अगर हम यहाँ पे ऐड करें तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, एक तरीके से 21 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल समितियों की संख्या कितनी हो गई, 21 है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अन्य में और भी हो सकते हैं शामिल हो, लेकिन 13 का जो है नाम दिया गया है। अब ये 8 बड़ी समितियां कौन थी, तो मैं यहाँ पे आपको क्या करता हूँ, क्रम से एक एक बता देता हूँ कि वो समितियां कौन कौन रही हैं। पहला मैं नाम यहाँ पे लिखूंगा आपका, जिसको कहा जाता है संघ समिति। मैं सिर्फ समिति का नाम लिखूंगा और इनके जो अध्यक्ष रहे हैं उनका मैं नाम आपको बोल दूंगा। ठीक है, तो संघ शक्ति समिति रही है, संघ शक्ति समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसी तरीके से जो अगला समिति था उसका नाम था संघीय। ये ध्यान रखिएगा, ये संघ है और ये जो है आपका संघीय संविधान संविधान समिति। ठीक है, तो ये क्या हो गया, संघीय संविधान समिति। इसके जो अध्यक्ष रहे हैं वो भी कौन रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से तीसरी की अगर हम बात करें तो वो है हमारा प्रांतीय समिति। ठीक है, वो है कि हमारा प्रांतीय समिति। तो इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल। ठीक है, इसी तरीके से जो चौथा समिति था उसका अगर हम बात करें तो वो था हमारा प्रारूप समिति, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे, प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष आपको पता ही क्या थे, अंबेडकर जी थे। ठीक है, इसी तरीके से पांचवें की अगर हम बात करें तो पांचवा जो था वो मौलिक अधिकारों की मौलिक अधिकारों मौलिक सॉरी ये मौलिक अधिकारों, ठीक है, कामा अल्पसंख्यकों अल्पसंख्यकों एवं जनजाति जनजाति तथा बहि बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए बहिष बहिष्कृत बहिष्कृत ऐसे रहेगा, बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए एक समिति बनाई गई थी जो सलाहकार समिति थी। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो भी जो है सरदार पटेल थे। ठीक है, थोड़ा नाम लंबा है लेकिन आप लोग याद रखेंगे कि मौलिक अधिकार, या कभी कभी इसमें से सिर्फ एक नाम की बात कर लेता है, मौलिक अधिकार पूछ सकता है, अल्पसंख्यकों का पूछ सकता है, एवं जनजातियों का जो है ये, तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए एक सलाहकार समिति बनाई गई थी, जिसके जो है अध्यक्ष थे वो कौन थे, सरदार पटेल थे। ठीक है, ये हम 5 समिति डिस्कशन कर लिए। अगला जो है हम लोग 3 समिति और हैं इसमें जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं तो प्रांतीय समिति की बात आ रही है कि प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सरदार पटेल थे। तो देखिए यही प्रश्न यहाँ पे पूछा भी है और ये क्या है, आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी, तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या निकल कर आएगा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो 3 समितियां और बच जा रही हैं उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। वो समितियां कौन है, तो छठवीं समिति जो है अगर हम बात करें तो छठवीं समिति जो है इसमें प्रक्रिया नियम समिति है। क्या है, प्रक्रिया नियम समिति। अब इस प्रक्रिया नियम समिति के जो अध्यक्ष थे तो वो कौन थे, ये भी आपको याद रखना है कि इनके लिए ये प्रक्रिया, मैं आपको कुछ ट्रिक भी बताऊंगा इसमें याद करने के लिए, कैसे आपको याद हो जाएगा, भूलेगा नहीं। तो ये थे कौन, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, प्रारूप समिति के जो प्रक्रिया समिति के सॉरी प्रक्रिया नियम समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी तरीके से जो 7वां है उसका नाम है कि राज्यों के लिए समिति, उसको हम क्या कहेंगे, राज्यों के लिए राज्यों के लिए समिति। तो राज्यों के लिए समिति जो है इसके लिए कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम अगला बात करें, 8वां लास्ट है। देखिए हम इसलिए बता रहे हैं ना थोड़ा सा डिटेल्स में जाके, ताकि आपको ये ना लगे कि क्वेश्चन बस मैं सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि हमको यहाँ पे क्वेश्चन के साथ जो है जितनी संभावनाएं बन सकती हैं प्रश्न के आने की
उतने टॉपिक को जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही यही है कि हम क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम क्वेश्चन से ये भी समझ पाएंगे कि हमको किस तरीके से अपनी पढ़ाई की जाती है। अब ये नहीं कि हम प्रारूप समिति पढ़ लिए, जान गए कि इसमें 7 मेंबर होता है तो हम आगे बढ़ गए। हमको ये थोड़ा सा और एक स्टेप डीप में जाना है कि ये भी जानना है कि कौन कौन से उसमें जो है मेंबर रहे हैं। अगर हम ये बात जान जाते हैं तो हमने उसमें दो बातें बताई, जैसे आपको कि एक डीपी खेतान और एक और थे जो है जिनकी जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। तो ऐसे लोगों को भी हम क्या करेंगे, उनका नाम था बीएल मित्र जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। तो इनकी जगह क्या किया था, दो लोगों को बनाया गया था। तो ये हमारा क्या होता है, पढ़ने का एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जब हम अपनी पढ़ाई करेंगे या जब हम लोग पढ़ते हैं तो इन चीजों को भी हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देंगे। और ये नाम याद करना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। एक दो बार जब आप लिखेंगे तो अपने आप ये नाम याद हो जाएंगे। चलिए, आठवां जो समिति है उसका क्या नाम है, तो वो नाम भी जो है आपको सबसे ज्यादा है कि जानना चाहिए कि उसका नाम है संचालन समिति। संचालन संचालन समिति। तो ये संचालन समिति के जो अध्यक्ष रहे वो भी कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। तो आप थोड़ा सा देखिए, प्रक्रिया, प्रक्रिया का मतलब प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब कानून जो बनाया जाता है वो कहाँ बनाया जाता है, एक तरीके से संसद में बनाया जाता है। तो संसद में जो प्रक्रिया होगी उसकी देखभाल कौन करता है, वो किसकी निगरानी में होता है, तो जो वहाँ का स्पीकर होता है ना, उसी की निगरानी में होता है। तो राजेंद्र प्रसाद क्या थे उस टाइम पे, एक तरीके से क्या थे, अध्यक्ष थे, उस टाइम पे अध्यक्ष हैं। तो ये मान लिया जाएगा कि ये प्रक्रिया समिति के क्या थे, प्रक्रिया जो नियम समिति थी उसके ये अध्यक्ष हैं। उसी तरीके से संचालन की अगर बात करें तो पूरे कानून बनाने के कानून जब बनता है संसद में, तो उस दौरान जो है लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में क्या होता है, पूरी जितनी भी संचालन प्रक्रिया होती है उसकी देख रेख जो है, निगरानी जो है कहीं ना कहीं अध्यक्ष की निगरानी में ही होती है। तो ये भी हम जो है कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ ये राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। राज्यों के लिए समिति, तो ये जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। इसी तरीके से जब मैं बात कर रहा था कि आपसे मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, तो ये जो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सरदार पटेल थे, ठीक है। प्रारूप समिति जो है आपको मैंने बता ही दिया कि डॉक्टर अम्बेडकर थे। प्रांतीय आप लोग जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, उन्होंने क्या किया, पूरे भारत का जो है एकीकरण किया एक तरीके से। यानी जो भारत में जो देशी रियासत अलग अलग बिखरे हुए थे उनको सबको एक जगह एकजुट लाने में जो है सबसे ज्यादा भूमिका अगर किसी की रही है तो उसमें सरदार पटेल का नाम सबसे जो है पहले आता है। तो एक तरीके से हम ये भी जान जाएंगे कि जो प्रांत थे उस टाइम पे, तो प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सरदार पटेल। इसी तरीके से संघ और संघी की जो है संघ शक्ति और संघी संविधान, इन दोनों के जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब अपना क्वेश्चन देखेंगे। अब मैंने यहाँ पे 13 बात किया था कि 13 और अन्य समितियां हैं, वो आप लोग देख लेंगे कि कौन कौन समितियां हैं उसमें। चलिए आगे देखेंगे, भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है। तो ये क्वेश्चन आपको पता ही है कि भारत में मैं जब नागरिकता पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा भी कि यहाँ पे क्या है, एकल नागरिकता की बात की जाती है। यहाँ पे किसी को भी जो है दो तरीके की नागरिकता या दोहरी नागरिकता नहीं मिलती है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है, तो इसमें कुछ विकल्प दिए हैं, जैसे राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और लास्ट में जो है आपका विकल्प है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो सातवें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उत्तर इसका क्या होगा, संविधान का जनक पूछ रहा है। तो संविधान के जनक कौन है, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर माना जाता है, ठीक है। चलिए इसमें अगर हम लोग क्या डिस्कशन कर सकते हैं, कुछ ऐसा है कि जो हम लोग को जानना चाहिए। तो इसमें कोई और बहुत बड़ी चीज नहीं है कि जिसको हमको जानना चाहिए, बस इतना हमको जानना चाहिए कि संविधान सभा के जो है ये क्या थे, सॉरी, भारतीय संविधान के जनक के रूप में इनको माना जाता है। और अम्बेडकर को क्या क्या उपनाम दिया गया है उसको जो है आप लोग कमेंट में आप हमको लिख के बताएंगे। जैसे अगर बात करें कि जैसे मनु की संज्ञा दी जाती है उनको, इसी तरीके से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को और कौन कौन से नाम दिए गए हैं ये आप लोग कमेंट में हमको लिख कर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंसेप्ट वाला है, क्योंकि जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं तब तक नहीं समझ पाएंगे। कि कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था। यानी इसमें कौन से ऐसे हैं व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया था। तो उसमें जो है जैसे महात्मा गांधी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, बी आर अम्बेडकर हो गए।
तो आपको पता हो जाना चाहिए कि महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जो पूरे संविधान सभा के निर्माण के दौरान उन्होंने कभी क्या किया, इसमें भागीदारी नहीं लिया, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि संविधान सभा के निर्माण की समय जो है कौन-कौन से लोग भाग लिए थे उसमें, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने भाग लिया था, ठीक है। आप उनका एक बार लिस्ट भी बना लीजिएगा कि ऐसे कौन-कौन से लोग थे जिनको जो है संविधान सभा में भाग लिया था। तो उसमें जैसे मैं अगर कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आपको नाम बता दूं, तो जैसे हिंदू हो गए, ठीक है, मुस्लिम हो गए, फिर सिख हो गए, ठीक है। सिख के बाद अगर हम बात करें तो आंग्ल भारतीय हो गए, भारतीय ईसाई हो गए, अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया। इन लोगों ने जो है, और महिलाओं ने भी जो है इसमें शामिल हुई थी। लेकिन जो है महात्मा गांधी जो थे वो संविधान सभा के निर्माण में एक तरीके से उसमें भाग नहीं लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 9वां क्वेश्चन। भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जो है तरीका थोड़ा सा बदल दिया है। इसने क्या किया जो है आपसे, क्या किया इसने, मसौदा की जगह प्रारूप की जगह इसने क्या पूछ लिया, मसौदा कह दिया। तो जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष होता है ना, उसी को हम लोग दूसरी भाषा में मसौदा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो है उत्तर वो भी क्या होगा, बी आर अम्बेडकर ही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि भारत में हर साल संविधान दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो इसका विकल्प दिया है 30 नवंबर, 15 अक्टूबर, 26 नवंबर, 2 अक्टूबर। तो इसमें आपको उत्तर मैं बता दूं क्या होगा, तो वो होगा 26 नवंबर। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो इसके दो तर्क बताए जाते हैं, लेकिन सबसे इसमें जो प्रमुख है, जब से ये शुरू किया गया, तो संविधान दिवस जो है 2015 से मनाना शुरू किया गया है, ठीक है। ये याद रखिएगा। और ये संविधान दिवस इसको हम बोलते हैं संविधान दिवस, संविधान दिवस, ठीक है। संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब इसमें और क्या है हमको जो जानना चाहिए, तो इसमें मुझे कोई सी ऐसी कोई टॉपिक नहीं लग रहा है कि जो हमको जानना चाहिए। हाँ, ये संविधान दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो ये आप लोग जान लें कि इसका उद्देश्य ये होता है कि जो मतदाता हैं उनको जो है इसके बारे में जागरूक फैलाया जाए उनको, इस तरीके की बात इसमें है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का सेशन यहीं पे खत्म होता है। फिर अगला सेशन हम लोग लेकर आएंगे जिसमें फिर हम लोग 10 क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसमें देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान के राजनीतिक कुंडली के रूप में जो है वर्णित किया, ठीक है। तो इसमें जो है एन एम पलखीवाल का है, दूसरा है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, और इन्हीं को जो है बोला जाता है के एम जो है मुंशी, इनको बोला जाता है। आप शॉर्ट फॉर्म में आप देखोगे तो के एम मुंशी ही ज्यादातर मिलता है। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी बहुत कम जगह ही लिखा हुआ मिलता है। लेकिन अगर कभी इस तरीके से आ जाए तो आपको परेशान नहीं होना है। अगला है ठाकुरराव भार्गव और बी आर अम्बेडकर। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा आपको बी होगा, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, यानी के एम मुंशी। इन्होंने ही जो है इस तरह की बातें की हैं। आप देखोगे कि प्रस्तावना के संदर्भ में कई लोगों ने अपने अलग-अलग जो है कुछ वक्तव्य दिए हैं। वो आप लोग क्या करेंगे, हमको कमेंट में लिख के बताएँगे कि कौन जो है किसने क्या-क्या कहा है। जैसे बी आर अम्बेडकर हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, इन सब के बारे में आप लोग बताएँगे। ठीक है? चलिए सेशन एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।